तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। बच्चों, ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें आपको जो है धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ये पढ़ाया जाएगा और इनकी अभिक्रियाएँ पढ़ाई जाएंगी। ये धातु और अधातु कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर धातु एवं अधातु। तो बच्चों, पहले देखिए हम इसमें समझ लेते हैं कि धातु क्या होती है। धातु यानी कि मेटल्स ऐसे तत्व होते हैं धातु जिसमें क्या होती है, चमक होती है, जो तार तथा पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं, है ना। तथा जो ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं धातु कहलाते हैं। आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी और क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, है ना बच्चों। जैसे कि हमारे घर में धातुओं की वायर होती है ना। और जो आप लोग आभूषण होते हैं वो भी धातुओं के बने होते हैं, आप लोगों को पता है, उसमें चमक होती है। और इसी से ही पतली पतली चादरें भी बनती हैं। और ये ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है। तो ये सब क्या है, हमारी धातुएं हैं। जैसे कि ठीक, और अधातुएं क्या होती हैं। अधातुएं बच्चों वे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है और जो है तार तथा पतली चादरों के रूप में भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, है ना। और ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे हमारी लकड़ी हो गया, है ना, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है, हमारी अधातुएं हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है जिसमें ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और चालक क्या होते हैं, जिसमें हमारी जो करंट होता है वो फ्लो होता है, वो हमारे चालक होते हैं। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की चालक होती हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, सोना, चांदी, सब ये क्या है, धातुएं हैं। और अधातुएं क्या हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये क्या है, हमारी अधातुएं हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों आप लोगों को देखिए पहला पॉइंट आता है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो बच्चों देखिए, जो तत्व होते हैं, आपको पता है तत्व क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, सब हमारे तत्व हैं। इनके जो गुणधर्म हैं उसी के आधार पर क्या कर रखा है, इन तत्वों को धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है ना। तो देखिए अब धातु के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं जिनमें चमक होती है, इनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मा के चालक होते हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे धातुएं क्या हुई, हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये हमारी धातुएं हैं। जैसे आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, और हमारा जो चांदी का प्रतीक होता है वो Ag होता है, और कॉपर का प्रतीक हमारा Cu होता है ना। तो ये सब क्या हमारी धातुएं हैं बच्चों। अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं मैंने बताया है जिसमें चमक नहीं होती है और ये क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है और उनको तार या पतली चादरों के रूप में हम परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती हैं, अधातुएं होती है। जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। जैसे कि हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर सल्फर है और फिर ऑक्सीजन है। ये क्या है हमारी, ये हमारे सब अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं, जिनमें हमारी जो है करंट फ्लो नहीं होता है, वो हमारे अधातुएं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक, अब देखिए, अब आता है इसके भौतिक गुण, है ना। तो भौतिक गुण में क्या है बच्चों, भौतिक गुण देख लीजिए इसके। भौतिक गुण में गुणधर्म, धातु, अधातु। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। धातु और अधातु, इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका कि धातु अधातुओं के गुणधर्म के आधार पर इनमें आपस में तुलना कीजिए। या धातु के गुणधर्म आ जाते हैं, अधातुओं के गुणधर्म आ जाते हैं। तो देखिए पहला है हमारा भौतिक गुणधर्म में हमारा धात्विक चमक। धात्विक चमक यानी कि जो धातुओं में चमक होती है वो धात्विक चमक कहलाती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है ना बच्चों। जैसे आप लोगों ने देखा है, आप लोग सोना, चांदी देखते हैं, कितनी साइन होता है ना, तभी तो आप जब गहने बनते हैं तो वो कितना साइन करते हैं, यानी कि धातुओं में चमक होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं।
अधातुएं क्या होती है बच्चों, इसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। एक जो आयोडीन होता है ये अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी केवल एक ये ही चमकीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कठोरता। कठोरता मीन्स वो कितना हार्ड है, कितना कठोर है। तो देखिए इसमें धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, है ना, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जो धातुएं होती हैं बच्चों सामान्यतः कठोर होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती, यानी कि आसानी से नहीं दब सकती हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होती है, ये तो मुलायम होती है कुछ धातुएं, और बाकी जो हैं धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। जैसे हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से भी हम काट सकते हैं। लेकिन हमारे जो अधातुएं होती हैं, ये प्रहा जो तुम्हें अधातुएं मिलेंगी वो प्रहा कठोर नहीं होती हैं। ठीक, जैसे कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये कार्बन जो है, कार्बन का आप लोगों ने देखा है ना, एक जो हीरा जो होता है कार्बन का ही एक अपरूप होता है और ये प्राकृतिक रूप से ही कठोर होता है। इसके अतिरिक्त और जो हमारी जो अधातुएं हैं वो प्रहा कठोर नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसका रूप। रूप देख लीजिए इसका। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं ये कमरे के रूप में ठोस में पाई जाती हैं। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और केवल जो हमारी धातुओं में जो केवल मरकरी है यानी कि पारा को छोड़कर बाकी सब द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा है ना, पारा हमारा क्या होता है, थर्मामीटर में भी पारा होता है, लेकिन केवल एक ये क्या है, धातु होते हुए भी द्रव रूप में ये पाया जाता है। और जो अधातुओं में जो ब्रोमीन होती है, ये ब्रोमीन क्या है, हमारी एक अधातु है। ठीक, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। अधातुएं सामान्यतः हमें क्या होती है, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन केवल जो ब्रोमीन है वो हमें तरल रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आघात वर्धता। आघात वर्धता बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं कि आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुछ धातुएं होती है ना बच्चों, देखिए आप लोग देखते हैं जो लोग क्या करते हैं, टीन की चादर होती हैं, ये चादरें होती हैं ना, ये धातुओं को ही पीटकर पतली चादरों के रूप में बनाया जाता है। यानी कि धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में बनाना ही आघात वर्धता कहलाता है। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्धित नहीं होती, यानी कि अधातुओं को हम पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका तन्यता। तो देखिए तन्यता में हमारा जो तन्यता है बच्चों, तन्यता जो धातुओं की पतली चादर के रूप में खींचा जाता है। ठीक है, यानी कि खींचने का, धातुओं को खींचकर वायर के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। खींचने का गुण तन्यता होता है। ठीक, इसलिए धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जाता है, यानी कि पतली वायर के रूप में खींचा जाता है। और जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती। अधातुओं को हम खींचकर वायर के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि धातुएं तो तन्य होती हैं लेकिन अधातुएं हमारी तन्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। तो सामान्यतः जो हमारी धातुएं होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, अब इसमें से जो धातुएं होती हैं बच्चों, आप लोग देखते हैं कभी करंट आता है या कभी आप कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को हमेशा धातुओं की, यानी कि लोहे की रॉड वगैरह मम्मी लोग मना करते हैं ना कि इसको आपको पकड़ कर स्विच बोर्ड को नहीं टच करना है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं उसमें एकदम से करंट क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि वो ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है, सुचालक होती हैं। जैसे सीसा, पीबी एवं मरकरी क्या होती है, केवल कुचालक होती है। कुछ धातुएं जैसे कि सीसा और मरकरी क्या होती है, कुचालक होती है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। अब आता है हमारा अधातुएं। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, है ना। जो हमारी जो अधातुएं होती हैं बच्चों, इसमें ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा यानी कि ताप की कुचालक, इसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी कि बिजली फ्लो नहीं होता, और जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, नहीं प्रभावित होता, वो हमारे कुचालक कहलाते हैं। यानी ठीक है,
जैसे कि अधातुओं में भी ग्रेफाइट ऐसा है जो हमारी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा घनत्व, जो सामान्यतः घनत्व व उच्च गलनांक होता है। जो धातुएं होती हैं इनका जो घनत्व होता है अधिक होता है और उच्च गलनांक होता है। मीन्स इनको गलाने में क्या होता है, काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका जो गलनांक होता है उच्च प्रवृत्ति का होता है। सोडियम एवं जो पोटेशियम का घनत्व जो होता है कम होता है। केवल धातुओं में एक सोडियम और जो पोटेशियम होता है केवल इन्हीं का ही घनत्व और गलनांक कम होता है, यानी कि इनको गलाने में क्या होता है, हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर हमारा अधात्वीय। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है, यानी कि आसानी से ही कम ताप पर ही गल जाती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 8th पॉइंट, ध्वनिक, यानी कि धातुएं जो होती हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। ध्वनिक मतलब आवाज़ पैदा करना। ठीक है, जो धातुएं होती हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा जैसे टिन की चादर है या ठोस जो चीज़ें होती हैं जैसे लोहे की रॉड है या कुछ है ना, तो ये जब आपस में टकराती हैं तो हमने देखा है कि ये आवाज़ करती है, टन आती है ना आवाज़। टिन की चादर को आप अगर किसी से टकराती है या किसी से ठोकते हैं तो ये आपस में क्या करती है, आवाज़, यानी कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। और जो धातुएं होती हैं ये क्या होती है, ध्वनिक नहीं होती, और धातुओं में आवाज़ इनको टकराने पर ये आवाज़ नहीं करती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय के ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारी धातुएं होती हैं, जो धातुएं क्या क्या थी हमारी, कॉपर थी, आयरन थी, सोना थी, चांदी थी, मैग्नीशियम, ये क्या हैं, सब हमारी धातुएं हैं। ये हमारा जो है अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, MgO बनाती हैं, इसीलिए ये क्या कहती है, क्षारीय ऑक्साइड कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारा कॉपर है, जैसे हमारा जो Mg है, जैसे हमारा एग्जांपल मैं देख लेती हूँ, जैसे हमारा Cu है, Cu+O2। ठीक, तो ये क्या बना देगा, इसे क्रिया करके ये हमारा 2CuO बना देगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बना रहा है। वैसे ही हमारा Mg+O2 ये क्या बना देगा, MgO बना देगा, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। अब आता है धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में पहले हमारा आता है वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, वायु के साथ अभिक्रिया, देखिए पहला पॉइंट इसमें वायु के साथ अभिक्रिया। वायु क्या होता है, वायु में क्या उपस्थित होती है बच्चों, ऑक्सीजन। तो यानी कि जो धातुएं हैं, धातुएं क्या होंगी हमारी, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोना, चांदी, ये सब क्या है, जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये क्या है, सब हमारी क्या है, हमारी सब धातुएं हैं। अब इनकी अभिक्रिया हमने इनके रासायनिक गुणधर्म बताने हैं। तो यानी कि पहला पॉइंट है हमारा वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि ये जो हमारी धातुएं हैं ये वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो पहला पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यानी कि जो धातु हैं, धातु क्या होंगे हमारा, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कॉपर, सोना, चांदी, ये हमारे वायु यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, है ना। जैसे देखो ये है कोई भी धातु Cu हो गया +O2 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और ये क्या बना रहा है, 2Cu बना रहा है ना। अब देखो CuO बना रहा है, ये क्या Cu, ये क्या Cu, ये क्या O2, ये आपस में क्रिया करके CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। चूँकि बच्चों इधर देखिए कॉपर के यहाँ पे कितने हैं अणु, 2 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो आगे इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब यानी कि इस 2 का अर्थ है कि हमारे प्रोडक्ट में 2 कॉपर हैं और 2 ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। ठीक, यानी ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि काले रंग का होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आता है एल्यूमिनियम के साथ।
4Al रिएक्शन करता है वायु से तो 3O2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा Al2O3 बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और देखिए यहाँ 4 कितने हमारे Al हमारे यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे हमारे जो Al2O3 है इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे भी कितने चाहिए? एल्युमिनियम 4 चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन हमको कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो आगे से हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है? ये Al2 यानी कि 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे हमारे Al हो गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 6 हमारा ऑक्सीजन हो गया। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक, तो इस प्रकार एल्युमिनियम हमारा ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा मैग्नीशियम के साथ। देखिए मैग्नीशियम का जो मैंने पहले भी बताया था, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Ag। मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन से वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और MgO बनाता है। यहाँ पर हमारा Mg2 है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, जिसका अर्थ है कि इसमें हमारे 2 Mg भी हैं और 2 ऑक्सीजन है। ठीक, इस प्रकार Mg ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिल तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो बच्चों सोडियम होता है और जो हमारा पोटेशियम है, ये क्या होते हैं? एकदम से वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इस कारण इन जो धातुएं हैं इनको कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि धातुओं को वायु में खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि जो धातुएं में यानी कि सोडियम और जो पोटेशियम है, ये क्या होता है? एकदम से वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, जिस कारण इसको कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ठीक है, और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो सोडियम होता है, एल्युमिनियम हो गया और Zn है और Pb है, ये क्या करता है बच्चों? जो वायु होती है, वायु के ऑक्सीजन से बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं और जिस कारण इन धातुओं पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Fe कैसे करता है रिएक्शन वायु से। जो हमारा Fe यानी कि आयरन है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। प्रज्वलित मतलब ज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर यह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, जो Fe होता है, अगर हम वायु में इसको गर्म करते हैं तो ये एकदम से नहीं जलता है, लेकिन हम अगर Fe का चूर्ण बनाते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर चूर्ण बनाते हैं, उसको हम ज्वाला के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करता है? तेजी से जलने लगता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर जो धातु वो कैसे रिएक्शन करती है वायु के साथ। देखिए Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है। जो कॉपर है ये भी आसानी से प्रज्वलित नहीं होता है। ठीक, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, लेकिन क्या होता है जब हम कॉपर को आग के संपर्क में वायु के संपर्क में लाते हैं तो प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन कॉपर के ऊपर क्या होता है? एक कॉपर ऑक्साइड की क्या होती है? परत चढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा Ag यानी कि चांदी और Au यानी कि सोना। Au और जो हमारा सोना है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। बच्चों देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं और इनका एग्जाम्पल बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और
लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होंगे जो अम्ल क्या होते हैं, जैसे कि HCl है ना, जिसमें H+ आयन होते हैं, वो अम्ल होते हैं। और क्षार हमारा जैसे कि KOH, जिसमें हमारा OH- आयन होते हैं, वो हमारे क्षार होते हैं। ठीक, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड में वो धातुएं होंगी जो अम्ल व क्षार दोनों से ही क्रिया करती हैं, और क्रिया करने के बाद हमारा लवण या और जल निकालती हैं, वो हमारी क्या होंगी, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया है, देखो Al2O3। Al2O3 जो है हमारा क्या है, ऐसी ऑक्साइड, ये उभयधर्मी है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड HCl क्या है, हमारे अम्ल है, से अभिक्रिया करके AlCl3 बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण बनाता है और जल निकालता है, यानी कि Al2O3 हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, अब देखो ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, अब ये क्षार से भी क्रिया कर रहा है। देखो ऊपर हम इसने अम्ल के साथ दिखाई, अब नीचे ये क्षार के साथ दिखा रहा है। तो Al2O3 + 2NaOH से क्रिया करता है, यानी कि क्षार क्यों है, क्योंकि इसमें H+ आयन है, OH- है ना, OH- आयन, यानी कि ये क्षार है। तो Al2O3 2NaOH से क्रिया करता है, तो ये बनाता है NaAlO2, यानी कि 2NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट लवण बनाता है, और साथ में क्या निकाल रहा है, जल। तो यानी कि Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि अम्ल व क्षार दोनों से ही क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब आता है जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। बच्चों जल के साथ अभिक्रिया देखिए, धातु जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया, जो धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन निकालती हैं। धातु कोई भी हो गया हमारा, जैसे है ना, कोई भी धातु हो गई, Ag हो गया, नहीं सॉरी Mg हो गया, Cu हो गया, ये क्या करेंगी, जल से अभिक्रिया करती हैं। जल यानी कि H2O से अभिक्रिया करेंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, और फिर ये धातु ऑक्साइड हमारा फिर अत्यधिक जल से अभिक्रिया करेंगी, फिर ये क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH उसमें होगा, OH। ठीक है, जैसे CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देख लेते हैं अब देखो बच्चों, इसमें हमारी ये क्या है, धातु। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती है। ठंडे जल के साथ जो कुछ धातुएं जो होती है ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती है। जैसे वो धातुएं कैसे, कौन कौन सी होगी, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं। और कुछ धातुएं जैसे कि Mg हैं, ये गर्म जल के साथ क्रियाशील होती हैं, यानी कि गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं। और जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं। और कुछ धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, Fe और Zn, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। पता है ना भाप क्या होती है, वाष्प, है ना। और ठीक, और कुछ और बताते हैं। और कुछ धातुएं जैसे कि हमारी जो है लेड है, कॉपर है, Au है, Ag है, सोना, चांदी, ये क्या करती हैं, जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देती हैं। और कुछ धातुएं जो है हमारा, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, है ना। और कुछ धातुएं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम है, बच्चों ये अगर हम उनकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करती हैं, ऊपर तैरने लग जाती हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, जल का जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं बुलबुले धातु के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और जिस कारण ये फ्लो करने लग जाते हैं। तो ये तो थी हमारी धातुओं की, भिन्न भिन्न धातुओं की जो होती हैं, जो भिन्न भिन्न धातुएं तो किस प्रकार जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म, देख लेते हैं रासायनिक इनकी जो रिएक्शन है। पहले आता है हमारा सोडियम, 2Na
प्लस H2O, तो ये अभिक्रिया करता है और इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, 2NaOH बना लेता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H2 निकालता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ये ऊष्मा निकलती है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमारा कितना है 2Na, यहाँ हमारे सोडियम कितने हैं 2, और यहाँ हमारे जो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ देखिए हमारा 2NaOH, यहाँ हमारा जो हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो भी क्या है 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, और जो हाइड्रोजन है वहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन ये, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन है और 2 हमारे ऑक्सीजन है। लेकिन इस ओर देखिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इस H2O के आगे आप 2 लगा दोगे, ठीक है, इस H2O के आगे आप 2 लगा दोगे, तो ये रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं कैल्शियम के साथ। देखिए कैल्शियम हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और इसी प्रकार आप देख लेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 हैं और ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, हमारे 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन इस ओर हमारे केवल 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस बनाता है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा जो एल्यूमिनियम है ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है और Al2O3 बनाता है और 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। देख लेंगे बच्चों रिएक्शन पूरी बैलेंस है नहीं है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमारा 2Al है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6 हमारा इस ओर हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन इस ओर। अब इस ओर देख लीजिए एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे, 2Al है, ऑक्सीजन हमारे 3 हैं, देखो O3 है ना, यानी कि O3 और हाइड्रोजन 3 कम 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट इसमें Fe आयरन की रिएक्शन देखो। आयरन जो है भाप के साथ रिएक्शन देता था ना, ऊपर बताया था मैंने। तो देखो Fe जो होता है 4H2 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है और क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक, यानी कि 3Fe हमारा 4H2 से रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो बच्चों ये तो रिएक्शन थी जल के साथ। अब आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया देख लीजिए। जो धातुएं होती हैं वो हमारा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन एग्जांपल देख लो। जैसे Fe जो है हमारा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Fe हमारा इस Cl से उसके साथ क्या बनाता है, हमारा FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक। उसी प्रकार ये Mg हमारा इस 2HCl से क्रिया करता है और MgCl2 बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसी प्रकार Zn हमारा 2HCl से क्रिया करता है और ये Zn इस Cl से मिलकर जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसी प्रकार Al हमारा 6HCl से क्रिया करता है और क्या बनाता है, ये इस Cl से AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। और जो कुछ हमारी धातुएं हैं जैसे Cu है, Au है और Hg हैं, ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका 4, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जो बच्चों धातुएं होती हैं वो कोई भी लवण विलयन से क्रिया करती हैं और उसका लवण विलयन बनाती हैं, ठीक, और धातु निकालती हैं। क्या करती हैं? कोई धातुएं जो होती हैं हमारी लवण से क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? लवण का विलयन बनाती हैं और धातु अलग हो जाती हैं, ठीक। ये तो थी हमारी धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। और अधिक, अब जो बच्चों धातुएं होती हैं, अब देखा आप लोगों ने देखा कि कुछ धातुएं कम क्रियाशील थी, कुछ अधिक क्रियाशील थी, और कुछ ठंडे जल के साथ थी, कुछ गर्म जल के साथ थी, कुछ निष्क्रिय थी जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसी क्रियाशीलता के आधार पर इन धातुओं की एक श्रेणी बनाई गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं अपने कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती हैं। यानी कि जो हमारी धातुएं हैं वो क्या करती, कुछ धातुएं हमारी बहुत अधिक क्रियाशील थी, कुछ बहुत कम थी, कुछ बिल्कुल निष्क्रिय थी, है ना। तो जो कुछ धातुएं हमारी काफ़ी क्रियाशील थी उनको ऊपर रखा गया, और कुछ धातुएं जो थी हमारी बहुत ही कम क्रियाशील थी उनको नीचे रखा गया, और जो मीडियम थी, जो ना अधिक क्रियाशील थी ना ज़्यादा क्रियाशील थी, उनको बीच में रखा गया। और इस प्रकार एक श्रेणी तैयार होती है जिसे हमने सक्रियता श्रेणी कहा गया। क्या कहा? उसको हमने सक्रियता श्रेणी कहा गया। देखिए इसमें देख लेते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है और यह धातु की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब बच्चों ये तो समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए जैसे कि जो अधिक क्रियाशील धातु थी, जैसे पोटेशियम, हमारा सोडियम, ये क्या है? अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ठीक। ये अपने कम क्रियाशील धातुएं जैसे Cu है से अगर हम क्रिया करती हैं तो उनके विलयन से क्या करती है? अलग कर देती हैं, ठीक। और इस प्रकार धातु की एक श्रेणी प्राप्त हुई, ठीक। वो श्रेणी जिसमें जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं थी उनको ऊपर रखा गया, और जो कम क्रियाशील धातुएं थी उनको उससे थोड़ा नीचे रखा गया, और जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं थी उनको सबसे नीचे रखा गया। और इस प्रकार की श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा गया, जो हम अभी आगे समझ लेते हैं। अब आता है हमारा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, ठीक। यानी कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। जो अधिक क्रियाशील धातुएं थी उनको सबसे ऊपर रखा गया, और उसके बाद जो कम क्रियाशील धातुएं थी उनको उससे नीचे रखा गया, और जो इससे भी कम क्रियाशील धातुएं थी उनको और नीचे रखा गया, ठीक। और इस प्रकार एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे क्या कहते हैं? एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे सक्रियता श्रेणी कहा गया, ठीक। और इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित गया। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, उसके बाद कम क्रियाशील धातुएं, उसके बाद सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातुएं, ठीक। तो इस प्रकार अवरोही क्रम में धातुओं को रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसको हमने क्या कहा? सक्रियता श्रेणी कहा गया बच्चों। अब क्या था इस सक्रियता श्रेणी में? क्या था? जो ऊपर की धातुएं थी वो अपने नीचे धातुओं को उनके विलयन से उनको विस्थापित कर देती थी। जैसे हमारा सोडियम था, सोडियम क्या है? हमारा एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम इसकी रिएक्शन कम क्रियाशील धातु यानी कि ZnSO4 से कराते हैं तो देखिए जो हमारी अधिक क्रियाशील धातु सोडियम क्या है? सोडियम का स्थान देखो ऊपर है ये, और जो हमारा Zn है, Zn का स्थान हमारी सक्रियता श्रेणी में क्या है? सोडियम से नीचे, यानी कि जो Zn है इसकी क्रियाशीलता सोडियम की अपेक्षा कम है, और सोडियम क्या है? इसकी क्रियाशीलता अधिक है। यानी कि जो सोडियम है वो ज़्यादा शक्तिशाली है
और जो हमारा जिंक है वो कम शक्तिशाली है। यानी कि जब इन दोनों की अगर हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जो होगा Zn को उसके विलयन से निकाल के अलग कर देगा और बाकी अपना जाके उसके विलयन में बैठ जाएगा। ठीक, जैसे कि सोडियम की हम रिएक्शन कराई ZnSO4 से कराई तो Zn जो होता है Zn को निकाल देता है, Zn को निकाल देता है और बाकी अपना SO4 के साथ क्या बना देता है, उसका विलयन बना देता है, जैसे कि NaSO4 बना दिया, है ना। अगर ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखिए जो सोडियम था शक्तिशाली है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सोडियम एक काफ़ी शक्तिशाली है और जो Zn है वो क्या है, वीक है, कमज़ोर इंसान है। ठीक है, जब जो सोडियम है Zn के घर में घुसता है, Zn के घर में घुसता है और SO4 क्या है, इसके परिवार के सदस्य हैं, किसके, Zn के। जब सोडियम ZnSO4 यानी कि जिंक के परिवार में घुसता है, चूँकि सोडियम शक्तिशाली है तो ये जिंक को क्या करता है, लड़ाई करने के दौरान यानी कि उसको हरा देता है। हराने के बाद सोडियम को उसके घर से निकाल फेंकता है और अपना जाके उसके घर में कब्जा कर लेता है। यानी कि फिर ये क्या करता है, कब्जा करने के बाद सोडियम सल्फेट बनाता है और Zn जो है हमारा, Zn को ये निकाल फेंकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सोडियम है वो अधिक क्रियाशील धातु है, जो Zn है वो कम क्रियाशील धातु है। जब हम सोडियम की इसके साथ जब हम सोडियम की ZnSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो Zn है Na है वो क्या बनाता है, NaSO4 बनाता है और जिंक को विस्थापित कर देता है। यही सक्रियता श्रेणी में होता है। ठीक है, ऐसी एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम। जैसे कैल्शियम की रिएक्शन हम अगर Fe से कराते हैं तो जो कैल्शियम है Fe सॉल्यूशन से उसको बाहर निकालेगा, अपना जाके उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे देखो बता CaSO4 है, सॉरी बच्चों एक मिनट। जैसे कैल्शियम की क्रिया हमने बच्चों सपोज किसी से कराई प्लस FeSO4 से कराई। ठीक, अब देखो बच्चों आपको पता है कैल्शियम का स्थान ये है, कैल्शियम हमारी सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और जो Fe है ये सक्रियता श्रेणी में नीचे। यानी कि जो कैल्शियम है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा क्रियाशील धातु है। जो Fe है ये कम क्रियाशील धातु है, कंपेरिजन किसके, Ca की। तो जब Ca और FeSO4 की आपस में रिएक्शन कराता है तो जो Ca है SO4 से क्या करता है, CaSO4 बनाता है और Fe को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि Ca का अभिक्रियाशीलता Fe से ज़्यादा है। ठीक है, अगर बच्चों ये रिएक्शन हम उल्टी कराएं, जैसे Fe प्लस CaSO4, तो बताइए अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए चूँकि मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी में क्या होता है बच्चों, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वही अपने जो कम क्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर पाती हैं। कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। यानी कि जब Fe है Cu को अलग विस्थापित नहीं कर सकता है, तो यानी कि ये रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे, तो जो बच्चे इसको अच्छे से समझ लेंगे वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन इसमें कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे हमारा नीचे था लेड था, सबसे ऊपर क्या था बच्चों सक्रियता श्रेणी में, K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Au Aq और Au, ये क्या है सब, ये नीचे नीचे को जैसे बढ़ती जा रही हैं ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं और जैसे जैसे ऊपर होंगी को जा रही हैं इनकी क्रियाशीलताएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं बच्चों। फिफ्थ आता है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझाई जा सकती है। ठीक है, जो धातुओं की अधातुओं के साथ जो अभिक्रियाशीलता है वो उनकी संयोजकता कोष के आधार पर ही हम इसको समझा सकते हैं। तो धातु के
तो बच्चों ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, अभी आप लोग इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सभी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है।